Hello students, once again welcome back to our channel. In today's session we are going to discuss JEE Advanced 2014 question from the chapter Matrices and Determinant. 2014 की पेपर की यदि मैं बात करूं बच्चों तो Matrices and Determinant जो चैप्टर है इससे एग्जैक्टली दो क्वेश्चंस आए थे, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ये हमारे चैनल का नाम है JEE Maths by RGL सर। आपने यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन था वो ये था जो कि 3 मार्क्स का आया था आउट ऑफ 60 पेपर 1 के अंदर 2014 में। हमें क्या गिवन है, M इज ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी जो इंटीजर्स एंट्री है, एंट्रीज कैसी है, इंटीजर। तो आपको बोला गया था कि M इज इनवर्टिबल इफ कंडीशन सी दी हुई थी, वही कौन कौन से चेक होंगे। तो मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन जब होता है तो यहाँ पे देखो एक स्टार मार्किंग गिवन है, मोर देन वन करेक्ट। तो 2x2 का यदि मैं कोई भी मैट्रिक्स मानूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये ए बी, तो ये वाला एलिमेंट भी मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने मान ली 2x2 की। ठीक, अब मैं ऑप्शन वाइज जाता हूँ। मोर देन वन करेक्ट मेरे को सोल्यूशन भी नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन वाइज ही जाना होगा अपने को। फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज। First column of M. First column means AB and second row. Second row is what? BC. ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। यदि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे बच्चों तो क्या कंडीशन होगी, A इक्वल टू बी होगा एंड B इक्वल टू सी होगा। ट्रांसपोज करोगे तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया। यदि ऐसा केस हुआ तो बच्चों ये जो M मैट्रिक्स थी इसका जो डिटरमिनेंट था ये था AC माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में ए ऑप्शन वाले केस में ये जो डिटरमिनेंट ऑफ M होगा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और यदि डिटरमिनेंट ऑफ M 0 आ गया तो मैट्रिक्स M हमारी इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो गया बच्चों। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन बी, सेकेंड रो ऑफ M. Second row of M means BC and the first column of M. These are the transpose. So first column of M means AB. Yes or no? ये दोनों एक दूसरे के हैं ट्रांसपोज है, तो वही इन दोनों को यदि ट्रांसपोज के इक्वल करोगे तो वही कहानी आ रही है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सेम कहानी आ गई, सेम ही तो बात होगी। तो वही डिटरमिनेंट ऑफ M कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो भी हमारे पॉसिबल केस में नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था, ये पूछा गया था कि M मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी यदि ऐसा होगा तो। ठीक है, तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द सी पार्ट। M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal. तो सी पार्ट में उन्होंने देखो जो मैट्रिक्स बना दी वो कुछ इस तरीके की बना दी, A0 0C। डायगोनल मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, और नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल मींस A और C जो हैं इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। तो इस केस में जो डिटरमिनेंट ऑफ M आएगा दैट इज इक्वल टू AC, तो उसका वैल्यू नॉन जीरो होगा या नहीं होगा, होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ M यदि नॉन जीरो हुआ तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चों ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी में क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ M इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो वही यहां पर हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ द मेन एंट्री दैट इज A इंटू सी, इसका वैल्यू किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। लैम्डा इज एन इंटीजर। ठीक, तो जनरलाइज जो डिटरमिनेंट ऑफ M था वो था AC माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता था क्वेश्चन के अंदर गिवन था ABC जो है वो इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर का स्क्वायर है, इंटीजर का स्क्वायर। लेकिन AC जो है वो इंटीजर का स्क्वायर नहीं बन रहा है,
तो ये जो डिफरेंस होगा ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। यदि ये डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं आएगा मतलब एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये कंडीशन हमारी सही है, तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या हुई इस क्वेश्चन में कि आपके ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो था ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, जिसको फंडामेंटल्स थोड़े से पढ़ने के बाद सभी बच्चों से क्वेश्चन होना चाहिए था, और काफी बच्चों ने 2014 एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन करेक्ट किया भी था। क्लियर है बच्चों? सो आपको यदि कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2014। देखो बेटा जो 2014 के अंदर ये जो दूसरा क्वेश्चन आया था इसको थोड़ा सा समझते हैं। एम और एन हमें क्या दिए हुए? 3x3 मैट्रिसेस हैं। वो इस प्रकार से हैं कि एम एन और एन एम दोनों इक्वल है। एम का वैल्यू एन स्क्वायर के इक्वल नहीं है, एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4, देन यू हैव टू चेक दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर एक रिलेशन एम एन इक्वल टू एन एम दिया हुआ है, चलो ठीक है मान लेते हैं। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? कम्यूटेटिव है। प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने का फायदा क्या हुआ? देखो यहाँ पर जो एम स्क्वायर एन की पावर 4 के इक्वल था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा। वैसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं लगता है, लेकिन मैं इस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट यहाँ पर लगा पा रहा हूँ। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि m और n कम्यूटेटिव है। ऐसे कैसे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एन की पावर 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव, मतलब बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, इस कारण वैसा कह पा रहा, ये दोनों टर्म कैसे कैंसिल हुई इसकी भी बात कर लेता हूँ। तो देखो एन स्क्वायर एम, तो एन से प्री मल्टीप्लाई कर दो इसको, एन स्क्वायर एम की यदि मैं बात करूं तो एन स्क्वायर एम क्या होगा? एन इंटू एन एम, एन एम की जगह क्या लिख दूं मैं? एम एन। ठीक है, फिर एन एम की जगह क्या लिख दो? एम एन। तो ये एम एन स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन कर पा रहा हूँ बच्चों। पहली बात तो ये समझनी थी हमें। तो ये जो गिवन था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो इसीलिए गिवन था, नहीं तो हम लोग मैट्रिसेस के अंदर ये फॉर्मूले डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट बात आई कि इन दोनों का यदि प्रोडक्ट यदि जीरो है, एक ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी, ये दोनों मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस का यदि प्रोडक्ट जीरो होता है तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं बच्चों। आपको याद हो, लेक्चर नोट्स रेफर करना। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 3 होती हैं। कि जो पहली मैट्रिक्स है वो जीरो हो जाए, m माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरा केस है कि यदि m माइनस एन स्क्वायर जीरो नहीं है तो ये जो दूसरी मैट्रिक्स है m प्लस एन स्क्वायर ये जीरो मैट्रिक्स हो जाए। ठीक, और तीसरा केस क्या होता है? दोनों का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो हो जाए। Determinant of m plus n square equal to 0. Both are the singular matrix. Either one of them is zero matrix or both are the singular matrix. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो। अब क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन, देखो m is not equal to n square. That means ये जो केस है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m का वैल्यू n स्क्वायर के इक्वल नहीं है, नॉट पॉसिबल आ गया। तो मेरे पास ये दो केसेस बचे। इन दोनों ही केसेस में भाई यहाँ तो क्या है, ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो है। यदि ये मैट्रिक्स जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो इन बोथ द केसेस आई कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा ये जीरो होगा या नहीं होगा बच्चों? होगा ना। तो इन द ऑल द केसेस डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो कि बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, तो ऑप्शन सी अपना गलत हो गया, चेक कर लीजिए। ऑप्शन सी साथ साथ गलत हो गया, एक ही सही होने से ऑप्शन सी गलत हो गया बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बी और डी के बारे में। हमें बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट ए
3x3 non-zero matrix U such that this thing into U is the zero matrix। ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी है। अब देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा है हमने, कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होता है तो a इंटू यू इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यदि मैं बात करूं तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आपको याद होगा a इंटू यू इक्वल टू 0, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यदि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यू मैट्रिक्स अपनी वेरिएबल मैट्रिक्स है और ए अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर देखो एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके मल्टीप्लीकेशन में इसका डिटरमिनेंट आ रहा नहीं आ रहा, एम प्लस एन स्क्वायर का, एम को बाहर निकाल दो, तो यहां पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे? मतलब विल हैव मैनी यू फॉर विच इट विल बी सेटिस्फाइड। ये तो पूछा गया कि देयर इज ए 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट दिस इज द जीरो मैट्रिक्स, तो इसका वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो इस प्रकार की ऐसी एक यू मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? बहुत सारी एग्जिस्ट करेंगी, एक ही क्यों, बहुत सारी एग्जिस्ट करेंगी नॉन जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि वहां पर डिटरमिनेंट इसका भार जो कोफिशिएंट जो है वो जीरो हो जाएगा अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन डी जो क्या कह रहा है कि इसमें यू मैट्रिक्स को जीरो होना जरूरी नहीं। अभी हमने देखा यहाँ पर कि यू मैट्रिक्स तो नॉन जीरो भी हो सकती है, डिटरमिनेंट यदि जीरो होता तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो अपना गलत हो जाएगा। तो अपना डी गलत हो गया बेटा, क्योंकि ये जो यू मैट्रिक्स है दिस कैन बी नॉन जीरो एज वेल, जो कि हमने ऑप्शन बी में बात करी है बच्चों। तो आपका बच्चों जो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके जो फाइनल आंसर होंगे दैट विल बी ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। आई होप सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉब्लम के अंदर जो दो फंडामेंटल कंसेप्ट यूज में लिए गए थे वो था एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस और एक दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंसेप्ट थ्योरी लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। आप लोगों को यदि थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारे ये जेईई एडवांस 2014 के मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन के दौरान। आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा बच्चों। बाय बाय, गुड डे।